हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने ईएमटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक और लेक्चर लेकर। और ये जो लेक्चर्स हैं ये उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल है जो सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ईएमटी के अलावा एक और सब्जेक्ट चल रहा है, कौन सा, ऑसिलेशन और वेव्स, और उसके लेक्चर्स भी कंटिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं। असाइनमेंट डेली आप लोगों को ग्रुप में पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर भी रहे हैं। जो लोग अभी तक सॉल्व करना चालू नहीं किए इन असाइनमेंट्स को, तो वो जल्दी से जल्दी इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करना चालू कर दें। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया था इसके पहले कि ये असाइनमेंट्स इकट्ठे होते चले जाएंगे, और जो असाइनमेंट्स तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जिनमें प्रॉब्लम आ रही है, उनका मेरे को बता दो, उनके मैं सॉल्यूशन तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई, आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, उसमें हम बात करेंगे किसकी, जो हमने पोटेंशियल पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसके अगले वाले लेक्चर में जो हमने कंडक्टर पढ़ा था लास्ट क्लास में, उस कंडक्टर के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 दोनों के अंदर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंडक्टर के, फिर उसके बाद हम मोनोपोल, डायपोल्स और इसकी बात करेंगे, फिर लैप्लास इक्वेशन की। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने है स्क्रीन पर, उस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एज शोन बिलो। एक स्क्वायर है जिसके 3 कॉर्नर्स के ऊपर 3 चार्ज रखे हैं प्लस क्यू। फिर हमें पूछा है हाउ मच वर्क नीड टू बी डन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू रिमूविंग कॉर्नर, यानी कि इस कॉर्नर के ऊपर किसी अगर चार्ज को लेके आना है तो उसको लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएगा हर कोई वो बंदा जिसने लेक्चर नंबर 9 या लेक्चर नंबर 10 देखा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया है ये है कि किस तरह से इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी या वर्क निकालते हैं। तो वही बेसिक को पकड़ के चलना है हमें, कोई ऐसे फार्मूला वगैरह नहीं रटना है। तो करना क्या है, हमें इस पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेके आना है। लेट सपोज वो चार्ज क्यू ही है, तो क्यू को यहाँ तक लेके आएंगे, है ना, यहाँ तक लेके आएंगे। तो यहाँ तक लाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, और वो वर्क डन किसके बराबर होता है, वो वर्क डन बराबर होगा W इक्वल्स टू, है ना, किसके बराबर होगा, क्यू तो हम लेके आ रहे हैं, और मान लो ये पॉइंट का नाम है 1, तो V1 माइनस V इनफाइनाइट यह होगा। अब V इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो ये हो जाएगा QV1। अब सवाल ये है कि V1 की वैल्यू क्या होगी। तो इस V1 की जो वैल्यू होगी वो कौन कौन से चार्ज की वजह से होगी, इस चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से और एक इस चार्ज की वजह से। तो स्क्वायर की जो रेडियस है और जो साइड है वो A है, तो ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A और ये भी A, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, सिंपल से गणित है, कितनी हो जाएगी A√2। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट 1 पर पोटेंशियल निकाल लूँगा, इस चार्ज Q, इस चार्ज Q और इस चार्ज Q की वजह से, है ना। तो पोटेंशियल एट 1, तो 1 पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, देखो भाई, पहले इस चार्ज की वजह से निकाल लो। तो पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, R मतलब डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, A। फिर इस चार्ज की वजह से निकाल लो, कितना होगा, KQ/A। फिर इस चार्ज की वजह से निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, KQ/A√2। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2KQ/A प्लस कितना हो गया, KQ/A√2। फर्दर सॉल्व करो इसको, फर्दर सॉल्व करोगे तो कॉमन कितना आ जाएगा, KQ/A तो कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या रह गया, 2 + 1/√2। ये वैल्यू हो गई V1 की। इस V1 की वैल्यू को कहाँ सब्सटीट्यूट करना है, हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो W इक्वल्स टू क्या है, QV1, तो वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो वैल्यू रखोगे तो कितना होगा, Q, फिर ये कितना हो गया, KQ/A, और ये हो गया कितना, 2 + 1/√2। सिंपल मैथमेटिक्स लगा दो, KQ²/A, और ये कितना हो गया, 2 + 1/√2। मिलाओ आंसर कौन सा मिल रहा है, चेक करो। तो अगर आंसर मैच कराते हो तो A ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसके लिए A ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है ना। तो बहुत ज़्यादा इनमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाए। वही बेसिक तरीके हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
उन्हीं को फॉलो करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कई बच्चों का कल मेरे पास क्वेरी आई थी, उनका कहना था कि हिंदी में भी स्टार्ट करो। तो बेटा देखो, ऐसा है कि यहाँ पर मैं बोल तो तुम्हें बाइलिंगुअल ही रहा हूँ, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मिक्स बोल रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि असाइनमेंट जो है अभी वो थोरोली इंग्लिश में जा रहे हैं क्वेश्चंस, तो उसका ये है कि जो वो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस हैं उनको, उनके नीचे मैं उनकी हिंदी भी लिख दूंगा, यानी कि जो असाइनमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ वो बाइलिंगुअल है, भेज दूंगा। और बाकी तो ऐसा कोई बहुत खतरनाक इंग्लिश मैं बोल नहीं रहा और ना मेरे को आती है, तो इतनी हिंदी तुम, इतनी इंग्लिश तो मेरे समझ में तुम समझ जाओगे, है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है उसमें हमें बोला है टू कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल शेल ए एंड बी। तो स्पेरिकल शेल बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, स्पेरिकल शेल बन गया, ठीक है भाई। और रेडियस क्या क्या है, ए और बी है, तो ये रेडियस हो गई ए और ये वाली रेडियस हो गई बी। स्पेयर ऑफ रेडियस ए हैज़ चार्ज क्यू, तो इसका चार्ज जो है वो क्यू है। एंड स्पेयर ऑफ रेडियस बी हैज़ चार्ज माइनस क्यू, तो इसका चार्ज कितना है, माइनस क्यू है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिग्रेशन, तो इस कन्फिग्रेशन की हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है, यानी कि ए से बी के बीच की हमें एनर्जी निकालनी है, ये करना है हमें। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, किसके लिए बात कर ले हम, फॉर ए टू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसके लिए निकाल लें, ए टू बी। ए और बी के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखें और मान लें कि कोई डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर और डी टाउ, यही फार्मूला पढ़ते हैं। तो यहाँ से अब वैल्यू रख दो, तो यू नॉट इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर क्या है, ई स्क्वायर ये रहा, तो इसकी वैल्यू डालो यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू डालोगे कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर, के क्यू सॉरी, ये कितना हो गया, एक मिनट, क्या दिक्कत है, ये कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर। डेल्टा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट लगाना है। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यू होती है, कौन सी वाली वैल्यू, हम जो वैल्यू लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी आर, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम क्या लिख लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, है ना। तो वही वैल्यू लिख दो, 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन है, ए से बी तक, तो कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। इसको मैं बड़े में लिख लेता हूँ थोड़ा सा, तो यू नॉट इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है साहब। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। कांस्टेंट क्या है, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर ही बाहर निकाल लिया मैंने, और क्या बाहर निकल जाएगा, क्यू स्क्वायर, ठीक। और क्या बाहर आ जाएगा, 4 पाई, तो 4 पाई भी बाहर आ गया। और कुछ है बाहर आने को, और कुछ नहीं है। तो 1/r पावर कितना हो जाएगा, 4, तो ये बन जाएगा 1/r पावर 4, यहाँ हो गया आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, ए से बी तक, ठीक। सॉल्व करो अब, तो ये 2 पावर बची नीचे, तो ये बन गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर के स्क्वायर 4 पाई। अभी 4 पाई को सॉल्व करेंगे के स्क्वायर से तो सिंपल हो जाएगा। अब हमें इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, 1/r स्क्वायर डी आर को। तो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना बचेगा, कैसे करोगे इंटीग्रेशन, x की पावर n से, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो r की पावर -2 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, r की पावर -2+1 और -2+1, यानी कि -1/r। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो अब ये वैल्यू k वाली है क्या आंसर में, नहीं तो k को हटा लो अब। तो एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर एज इट इज़, के स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। और नीचे 2 भी है ऑलरेडी में, तो 1/2 ये हो गया, और ऊपर कितना है 4 पाई, और यहाँ कितना आ गया -1/r, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, ए से बी तक। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये एप्सिलॉन और ये गया, और यहाँ से 4 और ये 4 4 = 16 और पाई से पाई गया, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे बच गया मेरे पास क्यू स्क्वायर अपॉन 4 2 = 8,
8 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे तो ये बच गया, अब लिमिट लगा दो तो ये हो जाएगा -1/b माइनस माइनस प्लस 1/a। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया q² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बन गया 1/a माइनस 1/b। अब आंसर मिलाओ कौन सा मैच कर रहा है। ये हो गया हमारे पास ये तो दोनों एक जैसे ही हैं, ये वाला और ये वाला सेम सा ऑप्शन है ना, कुछ गड़बड़ होगी इनमें ऑप्शन लिखने में, ये तो बाकी दोनों सेम ही ऑप्शन है, आंसर ही आएगा है ना। वो ऑप्शन लिखने में हो सकता है गड़बड़ हो, यहाँ पे हो सकता है प्लस हो या इसमें हो, अब दोनों में से किस में प्लस है ये नहीं कह सकते, आंसर हमारा ये आएगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो इन दोनों क्वेश्चंस में जो अभी तक हमने करा है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है कि ये डाउट है या यहाँ समस्या आ रही है। आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की एनर्जी का डेरिवेशन हमने किया था, है ना। और एक मिनट रुकना, और उसके अलावा स्फेरिकल शेल की जो एनर्जी है उसका भी डेरिवेशन हमने किया था। तो सॉलिड स्फीयर की अगर एनर्जी की बात करें तो सॉलिड स्फीयर की जो एनर्जी आई थी हमारे पास वो कितनी आई थी, 3/20 यही आई थी ना। मैं वैसे लिख के बता देता हूँ आपको, 3/5 kq/r ये आई थी हमारे पास किसकी, सॉलिड स्फीयर की। यहाँ लिख देता हूँ मैं सॉलिड की। और जो स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के लिए जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई थी, स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल के लिए एनर्जी की वैल्यू आई थी 1/2 kq/r। ठीक है, 3 kq को सॉल्व करोगे तो वही 3/20 बन जाएगा, 5 × 4 3/20। तो हमें पूछा है किस किस का, सॉलिड टू स्फेरिकल शेल, है ना, सॉलिड टू स्फेरिकल शेल। तो u सॉलिड अपॉन u स्फेरिकल, तो u सॉलिड टू स्फेरिकल करोगे तो कितना आ गया, 3/5 kq/r ओवर ये कितना हो गया 1/2 kq/r। तो ये तो मर गया खत्म, तो ये कितना हुआ 3/5 और ये 1/2 पर घूम गया 2/1। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया कितना, 6/5। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन सी मैच कर गया। तो सी इसके लिए क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर द स्क्वायर एंड ट्राइंगल प्रोवाइडेड। दो बार प्रोवाइडेड लिखा है, एक बार ही आएगा। दैट्स साइड ऑफ बोथ स्क्वायर एंड ट्राइंगल इज सेम, है ना, दोनों की जो साइड है वो क्या है, सेम है। मतलब इसकी साइड अगर ए है तो इसकी साइड भी क्या है, ए है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, मैंने तुम्हें बताया था जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए नंबर ऑफ चार्ज का हिसाब किताब देख लो और उससे तुम्हें टर्म्स पता लग जाएंगे कि कितने एनर्जी के टर्म्स आने हैं, है ना। जैसे कि ये है यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर कुल कितने चार्ज है, 4। तो टर्म्स कैसे निकालोगे, n × n - 1/2। तो यहाँ पर 4 × 4 - 1/2 तो कितना हो गया, ये आ गया 4 × 3/2। तो ये कितना आ गया 6। यानी कि जो स्क्वायर के लिए पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का टर्म लिखा जाएगा उसमें कुल कितने टर्म्स आएंगे, 6 जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। तो u स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो मैंने तुम्हें बताया भी था कि हर एक का एक के साथ इंटरेक्शन होगा, यानी कि एक बार लिखा जाएगा k q1 q2/r12, फिर लिखा जाएगा k q2 q3/r23। ठीक है, फिर क्या लिखा जाएगा k q3, देखो यहाँ बना लेता हूँ स्क्वायर में, ये स्क्वायर बन गया। लेट सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो q1 q2/r12 1, q2 q3 2, q3 के बाद q4, तो ये कितना हो जाएगा r34, ये हो गया 3। फिर 4 1 वाला k q4 q1 1a q1/r41, ये 4 हो गया। टोटल कितना है 6। तो एक बार इसका इससे और इसका इससे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा k q1 q3/r13 r31 और k q2 q4/r24। और रिपीट नहीं करना, रिपीट का मतलब ऐसा नहीं करना है कि k q1 q2/r12 और एक और बना रहे हो k q2 q1/r12। ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये नहीं होता है। दूसरा मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि
खुद का खुद से नहीं कराना है, यानी कि के Q1 Q1 के Q2 Q2 ऐसे इंट्रैक्शन हमें नहीं कराना है। तो यहाँ तो सीधी सीधे अब देखो R12 बराबर क्या होगा R23 बराबर क्या होगा R34 बराबर क्या होगा R41, ये किसके बराबर हो जाएंगे A, हमने साइड ले ली A, और R13 और R24 ये किसके बराबर हो जाएगा A√2। अब ये मत पूछना कि A√2 मैंने कैसे लिखा है, बहुत ही सिंपल सा गणित है, अगर तुम ये पूछ रहे हो तो फिर मामला बहुत गड़बड़ है, सीरियस है मामला। अब चार्ज सब सेम है तो इसको लिख दिया मैंने KQ²। R12 की वैल्यू कितनी है A, ये कितना हो जाएगा KQ2 Q3 वाला भी, ये भी सेम हो जाएगा KQ²/A। R3 R4 वाला कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा A। Q1 Q4 Q1 ये भी कितना हो जाएगा A, तो ये तो हो गए A। यहाँ बनेगा ये बनेगा A√2 और ये कितना बनेगा, ये बनेगा A√2। तो ये चार तो इकट्ठे हो गए, ये वाले ये चार तो एक जैसे हो गए और ये दो एक जैसे हो गए, तो इन चार को तो एक करके लिख दो, तो ये कितना हो गया 4KQ²/A, और इन दो को एक करके लिख दो तो 2KQ²/A√2। ठीक है, तो इसको √2 लिख सकते हो ऊपर, लिख सकते हैं। आंसर देख लो पहले किस फॉर्म में, √2 ऊपर ही है ना, हाँ तो √2 ऊपर ही ले लो। तो इसको लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया मैंने KQ²/A तो कॉमन ले लिया, ये हो गया 4, और इसको लिख दिया मैंने √2, ऐसा लिख दिया। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात कर लें किसके, ट्राइंगल की। तो सेम कहानी ट्राइंगल के लिए कर लो, तो ट्राइंगल बना लो। अब ये बन गया ट्राइंगल, ठीक है साहब, क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ हो गया Q और Q, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो यहाँ पर भी वही तीन, कितने कैसे निकालोगे, n × n-1/2, तो 3 × 3-1/2 कितना हो गया 3 × 2/2, तो तीन टर्म से आएंगे, तीन कौन कौन से आएंगे वो देख लेते हैं। तो U ट्राइंगल, तो कौन कौन से टर्म आएंगे, K Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R12, फिर कौन सा आएगा K Q2 Q3 कितना हो जाएगा R23, फिर कौन सा आएगा K Q3 Q1 कितना हो जाएगा R13। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब हमें गिवन है कि R12 R23 बराबर R31 या 13, ये सब किसके बराबर है, A के बराबर। तो वैल्यू रखेंगे तो KQ²/A प्लस KQ²/A प्लस KQ²/A, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3KQ²/A। अब हमें क्या पूछा, हमें पूछा ये कि रेशो बताना है स्क्वायर का और ट्राइंगल का, है ना। तो स्क्वायर और ट्राइंगल का रेशो क्या आएगा, U² ट्राइंगल। तो U² के केस में फॉर्मूला KQ²/A, फॉर्मूला क्या जो हमारा एक्सप्रेशन बना है, और 4 + √2, और ट्राइंगल के केस में क्या है 3KQ²/A। तो ये तो पूरी कहानी खत्म। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 4 + √2/3। अब इसको मैच कराओ, कहाँ से मैच कर रहा है, तो ये तो पहला ही ऑप्शन मैच हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, A, है ना। तो A इज द राइट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, हाँ 3 क्वेश्चन कर लिए, और बहुत ही सिंपल से थे तीनों ही क्वेश्चन, कोई ऐसा भारी काम तीनों के अंदर ही नहीं था, है ना। 4th क्वेश्चन में तुम ये मान सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा जा रहा था, परंतु इतना टिपिकल ये नहीं था। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सिलेंड्रिकल शेल। सिलेंड्रिकल शेल है यानी कि खोखला है, ऐसे बन रहा होगा, और इसके अंदर एक और सिलेंडर बनाया हुआ होगा, है ना। ये अच्छा सा तो नहीं बना है, फिर भी माना जा सकता है कि सिलेंडर है, और ये इसकी सेंटर लाइन हो गई। लेंथ दे रखी है इसकी L, तो लेंथ हो गई L। इनर रेडियस A है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो A है, और ये जो डिस्टेंस है वो B है। ठीक है, कोएक्सियल विद यूनिफॉर्मली चार्ज वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है लैम्बडा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है लैम्बडा। लैम्बडा बराबर क्या हो गया Q/L, तो Q बराबर हो गया किसके, लैम्बडा इंटू L के, है ना। Q की वैल्यू क्या हो गई, लैम्बडा इंटू L। अच्छा जी, हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला, U = 1/2 ε0,
और ई स्क्वायर और डी टाउ। अब ई सिलेंडर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसका फॉर्मूला आया था लैम्बडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, ये फॉर्मूला आया था। और डी टाउ सिलेंडर के लिए डी टाउ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर और डी एल। ये मैंने तुम्हें बता दिया था कि इसके जो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है रो की जगह कई बार एस भी लिख लेते हैं किसी केस में, एक होता है हमारे पास कौन सा, एक होता है हमारे पास रो, एक हो गया हमारे पास फाई और एक हो गया जेड। फाई की जगह कई बार इसको थीटा से भी लिख देते हैं। तो इन तीनों से वॉल्यूम निकलता है, जैसा कि हम स्पेयर में निकालते थे, और स्पेयर में उसकी वैल्यू लिखते हैं हम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सॉल्व करके यहाँ पर सॉल्व करके वैल्यू आ गई 2 पाई आर डी एल। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखोगे तो क्या बनेगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर की वैल्यू लैम्बडा स्क्वायर ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, और इसका भी कर दिया स्क्वायर। डी टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, डी टाउ की वैल्यू 2 पाई आर डी आर और डी एल। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कोएक्सियल है ए से कहाँ तक, बी के बीच में, तो ए से लेके और बी के बीच में इंटीग्रेट करना है। तो ए से कहाँ तक, बी तक इंटीग्रेट करना है। तो ए से बी तक इंटीग्रेट करोगे तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई जब तुम करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, u इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा स्क्वायर, मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर थोड़ी आएगा, लैम्बडा आएगा खाली। तो यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर बन के बाहर आएगा, और क्या बाहर आएगा, इंटू 1/4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये भी बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, यहाँ से 2 पाई बाहर चलेगा तो ये बाहर चला गया 2 पाई। यहाँ ए से बी तक इंटीग्रेट, और ये रह गया 1/r स्क्वायर, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा r डी आर और डी एल, है ना, r डी आर और डी एल, ये रह गया, ठीक है। अब लेंथ के लिए इंटीग्रेट करोगे तो लेंथ के लिए इंटीग्रेशन करोगे 0 से और l तक, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो इसको फर्दर जब इंटीग्रेट करोगे तो पहले इसको सिंपल कर लो। यहाँ पर देखो ये एप्सिलॉन नॉट और एक एप्सिलॉन नॉट खत्म, यहाँ 1 पाई से 1 पाई खत्म, ये 2 बाई टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, ये लैम्बडा स्क्वायर रहेगा ही। तो मैं इसको यहीं सिंपल कर लूँ पहले, u इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर ओवर, यहाँ नीचे कितना हो गया 4, ये वाला 2, ये वाला 2, फिर उसके बाद पाई और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वाली लिमिट हटाओगे dl की, तो dl की लिमिट आ गई l, ये सॉल्व हो गया। अब इंटीग्रेशन में तुम्हारे पास क्या रह गया, इंटीग्रेशन में रह गया a से b और 1/r और dr, है ना। ये जब हम सॉल्व करें इंटीग्रेशन या मैथमेटिकल कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसको 1 से 2 बार चेक कर लेना, क्योंकि कोई ना कोई टर्म छूटेगा तो आंसर गड़बड़ा जाएगा, और वो गड़बड़ाने वाला आंसर, जो एग्जामिनर है वो बहुत चालाक होता है, तो जो आंसर गड़बड़ होके भी आता है उसको पता रहता है कि बच्चा क्या गलती कर सकता है, तो वो गड़बड़ वाला आंसर भी है वो ज़रूर डालता है। तो ये सिली मिस्टेक ना ये मरवा देती हैं। तो इसको जब सिंपल करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/r dr का, तो ये लॉग में आएगा। तो इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो u इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो वैल्यू हमारे पास आ गई। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये लॉग e के बेस पर बन जाएगा b/a, ठीक है। कितना बन जाएगा b/a। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर l 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग b/a, लैम्बडा स्क्वायर l 4 पाई l, ये है ना, ये गलत लिखे हुए हैं, ये जो लिखा हुआ है इस तरह से, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये पहले के केस में लिखा हुआ है ln b/a, यहाँ के केस में लिखा है ln a/b, इस तरह से लिखे हुए हैं, ये गलत लिखे हुए हैं, ये लॉग के केस में है। तो हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो ए से कर रहा है, तो ए इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। ये एरर है, तो जहाँ से मैं देख के लिख रहा हूँ तो वहाँ पे भी एरर ही है। खैर कोई नहीं, सही कर लिया हमने। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ V, पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 60 साइन थीटा और अपॉन r स्क्वायर, और इसका हमें निकालना है किस पॉइंट पर 3,60,25। अब सवाल ये है कि इसको कैसे करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर सिंपल सा तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछा है कि तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है नहीं पता। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में हमारे पास क्या क्या चलता है, r, थीटा और फाई,
ठीक है। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो दी है 3 और जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री और जो फाई है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 25 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या है, एक तो r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और एक किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, थीटा की। दैट मीन्स कि v इक्वल्स टू 60 और साइन कितना 60 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 5.744। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ क्या पूछना था, चाह रहा था तुमसे कि तुम्हें जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका ज्ञान है या नहीं है, मतलब कि उसके अंदर कौन कौन से कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें मैं बहुत करा चुका हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो। मैं हिंट दे देता हूँ तुम्हें। क्या हिंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, फिर लगाओगे ई स्क्वायर और डी टाउ, ये लगाओगे। अब यहाँ पर एनर्जी की तुम्हें दो वैल्यू रखनी है ना, सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर ई इन कुछ अलग होगा और बाहर कुछ अलग होगा। तो अब ये तुम्हें बनाना है, एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम्हें बनाना है। नहीं आता तो मैं बैठा ही हूँ बताऊँगा ही। एक बार तो इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ तक, इनके लिए क्या लिमिट लगाओगे वो तुम्हें देखना है। और एप्सिलॉन नॉट ई आउट स्क्वायर डी टाउ, इसके लिए क्या लिमिट लगाओगे वो तुम्हें देखना है ना। पर सॉल्यूशन मेरे को चाहिए ए बी सी डी में से कौन सा आंसर इसके लिए सही आएगा, ये तुम्हें बताना है। मैं तुम्हें फिर बता दूं कि यहाँ तुम्हें ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ई की वैल्यू कैसे निकालोगे, वही गाउस लगा के, गाउस लॉ से ई डी एस है ना, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन को क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, रो डी टाउ या रो डी वी। रो की वैल्यू यहाँ है, तो एक बार तो निकालोगे ई इन और एक बार क्या निकालोगे ई आउट। वो दोनों वैल्यू यहाँ पर आप रखोगे और इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी वो तुम्हें सोचना है। इतने सी चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुमसे कि तुम बहुत आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, और नहीं हो तो फिर मैं बैठा ही हूँ। नहीं हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कुछ हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा तुम्हें ये पता लग जाएगा कि अपनी जो प्रिपरेशन चल रही है तुम्हारी खुद की, यानी कि वो किस हिसाब से चल रही है। तो ये तो थे क्वेश्चंस किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और पोटेंशियल के। होपफुली जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो समझ में आए होंगे। असाइनमेंट मैंने तुम्हें दे ही दिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंडक्टर के, है ना, किसके, कंडक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस तरह से वो सॉल्व होते हैं उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद फिर उसके वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे मोनोपोल की क्या होते हैं, क्वाड्रिपोल क्या होते हैं, उन पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो।